जय हिंद। तो देखिए, हमने जो मुगल वंश चालू किया था हिस्ट्री में, लास्ट लेक्चर में हमने बाबर को और हुमायूं को कवर किया था। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है तो इसमें हमको पढ़ना है सूर्यवंश। सूर्यवंश कैसे आ गया बिना मुगल वंश कंप्लीट किए? क्योंकि ये सूर्यवंश जो है तो ये मुगल वंश के ही बीच में जो हो तो इसका कार्यकाल है। अभी हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे तो पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बहुत सारे साथियों को इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे जैसे बाबर आया, ठीक है, बाबर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, पहला आक्रमण कब हुआ था? 1519 के आसपास यूसुफ जाइयों के खिलाफ में। यूसुफ जाई कौन थे? कबीले थे। ठीक है, तो कबीलों के खिलाफ में इसका जो है आक्रमण हुआ था और ये यहाँ पे इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, फिर इसके बाद इसका 1526 में आक्रमण होता है, फिर 1527 में होता है, 1527 में, 1528 में, 1529 में, और इसके बाद ये 30 में निपट जाता है। ठीक है, यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोट कर लेना है, मैंने उसमें नहीं बताया था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें उसने तुलगामा नामक पद्धति का यूज किया था। तुलगामा नामक पद्धति क्या है? तुलगामा नामक जो पद्धति है ये युद्ध की नीति है, तुलगामा युद्ध पद्धति। तो इसमें होता क्या है यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये इब्राहिम लोदी की फौज है। ठीक है, ये इब्राहिम लोदी की सेना है इस तरीके से, और इस तरफ बाबर की सेना है। ये बाबर है और इस तरफ इब्राहिम लोदी है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बाबर जो हो तो कुछ सैनिकों को, कुछ टुकड़ी, कुछ सेना को इस तरफ से भेजता है, कुछ टुकड़ी को इस तरफ से भेजता है, और कुछ टुकड़ी को इस तरफ से भेजता है। ठीक है, कुछ टुकड़ी को बीच से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, और धीरे धीरे क्या करते हैं कि ये जो है तो ये सेना इधर से जाती हुई किनारे से इन चीज़ों का सफाया करते हुए जो हो तो पूरी तरीके से इस सेना को घेर लेते हैं चारों तरफ से। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? तुलगामा नामक युद्ध पद्धति बोलते हैं। तो बोलेगा कि तुलगामा नामक युद्ध पद्धति का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है ना। अब आगे इसमें यदि हम देखें तो इसमें फिर देखेंगे कि जो बाबर के पुत्र थे, 4 पुत्र थे। कौन था? हुमायूं सबसे बड़ा था, फिर कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, तो इसमें से फिर हुमायूं शासक बनता है, उत्तराधिकारी। हुमायूं जब शासक बनता है बाबर के मरने के बाद 1530 में, लेकिन 1539 में क्या होता है कि इसका जो शेर खान होता है उसके साथ इसके चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध जो बिहार के बक्सर में है, इसमें ये हुमायूं पराजित होता है। फिर 1540 में कन्नौज बेलग्राम का युद्ध होता है, इसमें भी हुमायूं पराजित होता है। और इसमें पराजित होने के बाद शेर खान, शेर शाह सूरी जो उपाधि धारण कर चुका होता है चौसा के युद्ध के बाद, तो वो हुमायूं को पूरी तरीके से आगरा और दिल्ली की सत्ता से निष्कासित कर देता है और हुमायूं को अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है। तो वो फिर जाता है कहाँ? अपने भाई हिंदाल के पास, और हिंदाल के गुरु होते हैं, उनकी जो बेटी होती है, गुरु की बेटी हमीदा बानो बेगम, वहाँ उससे विवाह करता है, और फिर इसके बाद इनकी संतान अकबर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि 1555 के आसपास हुमायूं को फिर से एक बार मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो शेर शाह सूरी होता है उसका उत्तराधिकारी होता है इस्लाम शाह सूरी, और इसके बाद आगे जो शासक आता है तो सिकंदर शाह सूरी। यहाँ तक आते आते इनकी सत्ता बहुत कमजोर हो जाती है, पकड़ कमजोर हो जाती है। इस चीज़ का फायदा हुमायूं पुनः लेता है, और इसका 2 युद्ध होते हैं। कौन कौन से युद्ध? 2 युद्ध होते हैं। तो एक युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा? मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। एक शासक होता है नसीब खान। कौन? नसीब खान। ठीक है, इसमें मैंने जो लास्ट लेक्चर बताया था तो उसमें से मैंने ये नसीब खां का नाम नहीं बताया था। मैंने मच्छीवाड़ा और सरहिंद, इसके आगे सरहिंद का युद्ध आता है। कौन सा? सरहिंद का युद्ध। तो सन एक ही है तो इसलिए मैंने एक में ही बता दिया था। तो ये नसीम खान इंपॉर्टेंट नहीं है। 1555 और ये सिकंदर शाह सूरी के साथ होता है। किसके साथ? सिकंदर शाह सूरी के साथ। ठीक है, इसके साथ ये युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध, और मच्छीवाड़ा का युद्ध नसीम खान के साथ 1555 में दोनों युद्ध होते हैं। और इसके बाद फिर जब जैसे ही सिकंदर शाह सूरी खत्म होता है तो फिर हुमायूं पुनः जो हो तो अपनी सत्ता को
पा लेता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हुमायूं जो तो 1 साल मात्र शासन में रहता है, सत्ता पे रहता है। और फिर 1556 में दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है। अब आपने देखा होगा कि ये जब यहाँ पे 1540 में इसने निष्कासित कर दिया हुमायूं को, किसने? शेर शाह सूरी ने। तो फिर उसने दिल्ली की और आगरा की सत्ता पर सूरी वंश की स्थापना की। किसकी? सूरी वंश की स्थापना की। इसने मुख्य रूप से दिल्ली पर जो हो तो अपनी सत्ता बनाई, ठीक है। तो किसकी स्थापना की? सूरी वंश की। तो 1540 से 1555 तक इस बीच में, इसलिए यहाँ पर सूरी वंश का कार्यकाल हो जाता है मुगल वंश के ही बीच में। तुम उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, पूरा इसको क्लियर करते हैं। तो ये जो शेर शाह सूरी है, तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? सासाराम बिहार में, ठीक है। कहाँ पे? सासाराम बिहार के आसपास। मतलब इसका जो पिताजी थे उसमें एक छोटी सी रियासत के जो तो क्या थे? मालिक थे। इनका नाम क्या था? हसन खां। क्या नाम था? हसन खान नाम था। हसन खां नाम था। और इसके बचपन का क्या नाम था? इसके बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद नाम था, ठीक है। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। यहाँ पे ये जो फरीद है, तो एक जो शासक होता है उसका क्या नाम होता है? बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी। तो इसने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। किसकी? शेर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बार कहते हैं कि बहार खां लोहानी का जो लड़का था, तो उसकी रक्षा करते हुए फरीद ने शेर को, एक सिंह को मार दिया था। तो इसलिए तब से बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दे दी थी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे फिर 1539 में चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है हुमायूं के साथ। किसके साथ? शेर खां और हुमायूं के बीच में। शेर खां वर्सेस हुमायूं के बीच में, ठीक है। हुमायूं इसमें पराजित होता है। और पराजित होने के बाद ये जो शेर खां है, तो ये शेर शाह सूरी की उपाधि धारण कर लेता है। 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है। किसका युद्ध? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। तो इसमें भी हुमायूं पराजित होता है और इसके बाद फिर हुमायूं को निष्कासित कर दिया जाता है। इसकी मृत्यु 1545 में हो जाती है। क्यों हो जाती है? 1545 में हो जाती है। ये आप बांदा जिले में एक किला है, कलिंजर का किला। कौन सा? कालिंजर का किला। बहुत फेमस किला है, ठीक है। कालिंजर काफी बड़ा क्षेत्र है इसका, ठीक है। तो कालिंजर का जो किला है, यहाँ पे क्या होता है कि इसने आक्रमण करता है। शेर शाह जो सूरी है, तो आक्रमण करता है कलिंजर पर। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि जब तोपों से ये गोले दागे जाते हैं, तो एक गोला वापस पत्थरों से टकरा करके वहीं गिरता है जहां पर एक खड़ा होता है, ठीक है। और बोलते हैं कि यहाँ पर बारूद का ढेर था जहां पर एक खड़ा होता है, ठीक है, अपने सैनिकों के साथ। और उसमें एक बड़ा विस्फोट होता है और शेर शाह सूरी निपट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कालिंजर में कब आक्रमण किया? 1545 में। इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह था, ठीक है। कौन था? कीरत सिंह था। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसकी मृत्यु 1545 में कलिंजर में जब आक्रमण करता है तो उस समय पर हो जाती है, ठीक है। इसका मकबरा फिर कहाँ पे बनाया गया? तो इसका मकबरा सासाराम बिहार में। कहाँ पे? सासाराम बिहार में, ठीक है। सासाराम में बनाया गया। सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। और ये क्या है? जो तो हिंद और ईरानी वास्तुकला का पहला जो हो तो नमूना है। हिंद और ईरानी वास्तुकला का पहला नमूना है ये, ठीक है। इसने वास्तुकला में क्या क्या निर्माण करवाया? तो इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया। किला एक कोहना का निर्माण करवाया दिल्ली में, ठीक है। सिकंदरी एक गज जो मापन की पद्धति थी, तो सिकंदरी गज का जो हो तो इसने प्रचलन चालू किया। और सन की डंडी, एक होता है सन होता है, ठीक है, जूट जिसको बोलते हैं, तो उसकी डंडी का भी इसने इस्तेमाल करवाया, ठीक है। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि चांदी का इसने जो सिक्का जारी करवाया, तो उसका नाम क्या था? रुपया, ठीक है। और तांबे का जो सिक्का जारी किया उसका नाम क्या था? दाम था। क्या था? दाम था, ठीक है।
आगे देखिए तो इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का जो होता है प्रचलन किया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा जमीन से संबंधित है, ठीक है। पट्टा प्रथा आज भी होती है, ठीक है। पाटिल पुत्र की बात करें तो पाटिल पुत्र का नाम इसने पटना रख करके जो तो नए नगर के रूप में इसकी स्थापना की, ठीक है। जीटी रोड की मरम्मत करवाई। जीटी रोड जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर बनाई गई थी, ठीक है, तो उसकी मरम्मत करवाई, उसको और सुधराया गया, ठीक है। तो यहाँ पे और आगे देखें यदि तो इसने डाक प्रथा का प्रचलन किया। डाक प्रथा का इसने प्रचलन किया और इसके समय में पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ रचनाएं हैं, कौन सी हैं? पद्मावत, याद रखिएगा इनको, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं, तो इनको याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो शेर शाह सूरी का जो उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाह सूरी, फिर इसके बाद सिकंदर शाह सूरी। यहाँ पे सिकंदर शाह सूरी के समय में ही आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बताया ही कि यहाँ पे इसके साथ कौन सा युद्ध होता है? सरहिंद का युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध होता है और ये सिकंदर शाह सूरी खत्म हो जाता है और हुमायूं प्रताप पुनः अपनी सत्ता को हासिल कर लेता है और इसके बाद फिर से पुनः मुगल वंश चालू हो जाता है, ठीक है। और फिर 1556 में जैसे ही हुमायूं खत्म होता है तो फिर शासक अकबर बनेगा। तो अकबर को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। और एक चीज और, यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट जरूर करना है वीडियो में, क्योंकि कमेंट से हमको पता चलता है कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्योंकि मैं जिस तरीके से शार्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये काफ़ी मुझे लगता है कि जो तो फायदेमंद होगा रिवीजन के लिए, ठीक है। तो क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, कम समय में काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती हैं। और एक चीज़ आपको और याद रखना कि पढ़ें उतना ज़रूरी हो जितना, ठीक है। जीएस एक अथाह सागर है, उसमें से जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है उसको लेकर के हमको पढ़ना है, ठीक है। तो फाइनली जय हिंद।